लास्ट क्लास में कहाँ तक बात हुई थी? एक्सरे स्टार्ट हो गया था। अच्छा, एक्सरे जो होती है उसका डिस्कवरी किससे ये था? विलियम रॉन्टजन ने। ये एक्सरे जो होता है एक्चुअल में इनविजिबल होता है, चार्ज कुछ होता नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इनकी वेवलेंथ जो होती है बहुत कम होती है। किस रेंज में होती है? 0.1 से 100। और वेवलेंथ कम। अच्छा, क्योंकि तो ये वेव है ना, तो एक्सरे का भी फोटोन होगा, और फोटोन है तो एनर्जी h इंटू न्यू, या फिर hc बाय लैम्डा, या फिर एक और चीज hc बाय लैम्डा के साथ साथ 12,400 अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जहां पर वेवलेंथ किस में रखोगे? एक्शन। फोटोन है तो फोटोन जैसी चीज तो करनी पड़ेगी, जो फोटो इलेक्ट्रिक में किया था वो सब करना पड़ेगा। यार वेवलेंथ कम है तो जब वो वेव जो एक्सरे मूव करेगा तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन में, और ये वेव तो सारी लाइट की स्पीड से चलती है वैक्यूम में। तो अगर एक्सरे किसी वैक्यूम में चलेगा तो लाइट की स्पीड से चलेगा क्योंकि ईएम वेव है, और किसी मीडियम में चलेगा तो लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम में चलेगा। यहां तक हमने बात की थी। अब हम एक्सरे के प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर टाइप्स ऑफ एक्सरे में जाएंगे। तो यहां पर लिखे एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड इन कुलिज ट्यूब। साइंटिस्ट के नाम पर एक ट्यूब, कुलिज ट्यूब, इसके बारे में हमें बात करनी। अच्छा, एक चीज और लिखी थी हमने, सेकंड पॉइंट आई थिंक, फर्स्ट या सेकंड। एक्सरे जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट रिवर्स होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का फोटोन डाल के इलेक्ट्रॉन निकालते थे, रिवर्स मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डालकर एक्सरे का फोटोन निकालेंगे, लाइट का नहीं, एक्सरे का फोटोन निकालेंगे। ये वही चीज करने वाले हैं। तो कुलिज ट्यूब एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके ऊपर है। क्या है ट्यूब? यहां देख लेते हैं। देखो वैसे तो इस चैप्टर से एम्स में तो हर साल आता था, जेईई मेंस में आता है, एम्स में हर साल आता था मेडिकल, नीट में बहुत कम आया है। लेकिन इस साल जो एक मैंने बोला था ना, एक बार एक्स्ट्रा पेपर और बना है। हाँ, रीनीट से पहले एक और बना था पेपर, रीनीट में भी आया है। रीनीट जो 4 सितंबर को आता शायद, है ना, उसमें भी आया है। और उससे पहले मैंने एक बार बताया था, तुम्हें पता हो तो, जब 17 दुबई वाला है उसमें भी एक्सरे पे क्वेश्चन था, उस पर भी था। लेकिन अभी तक मेन नीट में नहीं आया। एक बार जब 2017 में या 15 में रीनीट हुआ था, री AIPMT, उड़ीसा वाला भी हुआ था, जहां पर वो कुछ साइक्लोन वगैरह आया था, उसके कारण हुआ था, तब भी एक्सरे आया था। शायद ऐसा लगता है जब भी पेपर दोबारा होता है तो वो एक्सरे को प्रिफर करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आया था। लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, 2 लेक्चर का है, आज और कल में ये खत्म हो भी जाएगा। जैसा अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने कराने। ये हमारे पास में एक ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम बनाया जाता है, बहुत कम प्रेशर, बहुत कम प्रेशर। हमें सोच के देखो, हमें एक्सरे प्रोड्यूस करना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक का एकदम उल्टा है, या इलेक्ट्रॉन फेंक के एक्सरे निकालना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे कहां से? इलेक्ट्रॉन के तो सोर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का पहला लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स का, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, थर्मो आयनिक इमिशन, हीट दिया इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरा फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, वो एक चैप्टर बन गया था। तो अच्छा, एक जो पानी को गर्म करने की इमर्शन रॉड होती है वो किस पे काम करती है? थर्मो आयनिक इमिशन। जो बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट होता है, किस पे काम करता है? नहीं, थर्मो आयनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जो हीटर होता है जिसका रॉड जो होती है मोटी सी, वो भी रेड हो जाती है, वो भी थर्मो, हीट दिया तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, वो चमकने लग गया, वो इमिशन के कारण थर्मोआयनिक इमिशन। तो थर्मोआयनिक इमिशन के लिए यहां पर हमने, थर्मोआयनिक इमिशन का गेम है, यहां पर हमने एक फिलामेंट लगा दिया इस तरह से, जिसको हम गर्म करेंगे कैसे? बैटरी चलाकर। ये बैटरी से, कोई बैटरी दे दी है, उससे यहां जैसे गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहां टकराएंगे कहीं पर। यहां क्या होता है वो देख लेते हैं।
बनाते जाओ, बाद में बनाओगे क्या मतलब है। अच्छा, वैक्यूम तो आज तक रियल लाइफ में कभी अचीव नहीं हुआ है। वैक्यूम मतलब कंपैरेटिवली कम प्रेशर, तो लगभग जो प्रेशर होता है वैसे याद नहीं करना है, बस मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि मुझे याद है, इसलिए वो कभी नहीं पूछा जा सकता। कुलिज ट्यूब जो है उसमें एक्सरे का प्रोडक्शन किया जाता है। एक्सरे का प्रोडक्शन इज रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। लाइट डाल के इलेक्ट्रॉन निकालना इज फोटो इलेक्ट्रिक, इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन डाल के एक्सरे का फोटोन निकालना एक्सरे प्रोडक्शन। देखते हैं, तो यार इलेक्ट्रॉन डालना है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट और सस्ता चीपेस्ट फॉर्म जो है वो है थर्मोआयनिक इमिशन। करंट, बैटरी लगा दो, करंट आएगा। जब बैटरी से कौन सा करंट आता है? डीसी। तो यहां से डीसी करंट आया और डीसी करंट के कारण यहां पर ये फिलामेंट जो है गर्म होने लग गया। गर्म हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसका इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होगी वो जितना हीट जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा हुआ, तो हीट जनरेट ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अरे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं ना, निकालने की एनर्जी चाहिए, तो उतनी जितनी हीट जनरेट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सामने होता है टारगेट मेटल, नॉर्मल मेटल नहीं होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह कि कोई भी मेटल रख दी तो उस पर टकराएगा तो एक्सरे निकल जाएगा। एक्सरे के लिए स्पेशल मेटल्स आती हैं, वो बताएंगे हम थोड़ी देर बाद में। उस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को गिराया, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जल गया, कुछ नहीं निकला, कुछ एनर्जी नहीं मिली, क्योंकि एक्सरे जो है उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो बॉडी मास को जो है वो पेनिट्रेट कर पाएगा। तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी, अरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा चाहिए, यानी कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कैसे देंगे? एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। हमने ये डेविसन जर्मन में भी करवाया कि बाहर से एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रॉन निकालने की छोटी सी बैटरी लगा दी और उसके बाद में एक्सेलरेटेड कितने 54 पर मिला था। वैसे उसने कहां से कहां लिया? 44 से 68 तक चला था, 54 वोल्ट पर मिल गया था वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कितने डिग्री के स्कैटरिंग पे? 50 डिग्री के स्कैटरिंग पे। वैसे यहां पर इस टर्मिनल, इसके और इसके बीच में एक हमने बड़ी बैटरी लगा दी, किलोवोल्ट। बहुत बड़ी बात है किलोवोल्ट। जो केवी लाइन आती है ना ट्रांसफार्मर की, गांव के से खेतों के ऊपर से निकलती है, वो केवी लाइन होती है। इतना तगड़ा पोटेंशियल हमने यहां पर लगाया और इस पोटेंशियल के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो टारगेट मेटल होता है ये टी शेप में होता है, इस टारगेट मेटल पे टकराएगा और ये टकराकर इससे एक्सरे निकलवा देगा। तो एक्सरे का फोटोन निकला है। अरे एक्सरे का फोटोन यहां पर ध्यान रहे, हमने फोटो इलेक्ट्रिक में बोला था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो, और वो भी एक्चुअल नहीं था। फिर उसके बाद हमने क्वांटम एफिशिएंसी पढ़ी थी कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कितना एक क्वेश्चन कराया था 0.1% एफिशिएंसी, मतलब 1000 में से एक से काम हो पाएगा, वो एक्चुअल में ये निकला। वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे लेकिन सब एक्सरे का फोटोन नहीं बना पाते, कुछ कुछ बना पाते हैं। अच्छा, ये जो एक्सरे का फोटोन आया, यानी कि फोटोन मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब एच न्यू या एच न्यू या फिर एचसी बाय लैम्डा, एचसी बाय लैम्डा या फिर 12,400 अपॉन लैम्डा, ये सब जुड़े हुए हैं। फोटोन आते ये सारा काम करना ही पड़ेगा फिजिक्स में। लेकिन यार जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ 1 or 2% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ
एक्सरे फोटोन। सिर्फ और सिर्फ 1-2% ही इसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है। क्या काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं क्या? Q इंटू वी। क्यू कितना है? E। V कितना है? किलो वोल्ट में। तो कितना जाएगा ये? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आने वाली है। अरे तो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रिक में भी काम किया था ये वाला कि अगर किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस पे रख देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी, या चार्ज कौन? इलेक्ट्रॉन, तो E इंटू वी। अब V ही किलो वोल्ट में दिया है तो फिर तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी आने वाली है। और इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी में से सिर्फ 1-2% एनर्जी ही एक्सरे का प्रोडक्शन करती है, बाकी सब हीटिंग में हीटिंग में चला जाता है। ये जो पीछे का बॉक्स दिया हुआ है ये हीट हो जाता है, ये मेटल हीट ना हो जाए, पिघल ना जाए, इसलिए वहां पर एक कूलिंग वाटर या कुछ और सब्सटेंस जो है कूलिंग के लिए यूज किया जाता है कि कूलिंग कंटिन्यू दे रहे हैं, इनलेट जो हीट लेके जा रहा है। ये टारगेट मेटल जो है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्योंकि बहुत काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, और इतनी काइनेटिक एनर्जी में ये मेटल ही खराब हो गया तो पिघल गया तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो टारगेट मेटल शुड हैव पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट। यार मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए वरना पिघल जाएगा, क्योंकि 1 या 2% ही यूज हो रहा है प्रोडक्शन में, बाकी 99 हीट जनरेट कर रहा है। कूलिंग भी कितना करेंगे तो मेल्ट ना हो जाए। दूसरा, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो मिनिमम 30 होना चाहिए, उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा शायद इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो उन्हीं एलिमेंट्स के ज्यादा होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर Z ज्यादा होता है, तो ना, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब मिनिमम 30 तो होना चाहिए, उससे नीचे वाले तो पिघल जाएंगे इतनी एनर्जी, और टूट फूट ना जाए इसलिए उनकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टूट ना जाए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी होती है टारगेट की एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, एक्सरे के अंदर जो भी हमारे पास में मिला वो देखते हैं। सबसे पहले वोल्टेज किस में आया? इन किलो वोल्ट, वोल्टेज किलो वोल्ट में दिया। इससे काइनेटिक एनर्जी कितने में आएगी? इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, जो वेवलेंथ एक्सरे का प्रोड्यूस होगा वो एंगस्ट्रॉम, 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में आने वाला है। ये चीज क्लियर है? अब ये जो एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है उस एक्सरे के 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप ऑफ एक्सरे, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। 2 टाइप ऑफ एक्सरे, और ये तो डेली लाइफ की चीज है इसलिए पता होगा। एक होता है सॉफ्ट एक्सरे, एक होता है हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे की एनर्जी के बारे में कुछ बता पाओ? वेवलेंथ के बारे में बता पाओ? पेनिट्रेशन पावर के बारे में बता पाओ? सब नाम से पता चलेगा, और उनका यूज। सॉफ्ट एक्सरे एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ठीक है, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। अच्छा, वेवलेंथ कहां से कहां के बीच में? 0.1 से 100। तो ज्यादा वाली इसकी सॉफ्ट वाली एक्सरे होगी, तो ज्यादा की जो रेंज होती है ना वो 10 एंगस्ट्रॉम से 100 के बीच में होता है, ये वाली सॉफ्ट एक्सरे होती है। और ये वाला होता है पॉइंट में कम, यहां के बीच, ये वाला ऑर्डर होता है इसका। पेनिट्रेशन पावर है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो पेनिट्रेशन पावर पेनिट्रेट ज्यादा करेगा, चीजें पेनिट्रेट करते हुए निकलेगा, और ये पेनिट्रेट नहीं करेगा लेस। इसका यूज क्या होता है और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है रेडियो थेरेपी, इसका यूज होता है रेडियोग्राफी, जो हम एक्सरे करवाते हैं शीट पे। हाँ क्या? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, हम जो एक्सरे कराने जाते हैं वो रेडियोग्राफी होता है।
रेडियोग्राफी होता है उसकी एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, पेनिट्रेशन पावर कम होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी पे डाला तो कटिंग करके आ जाएगा, लेकिन जो है इलाज करने के लिए कोई डैमेज सेल है उसको काटना वाटना निकालना है पूरा एकदम, तो उसके लिए रेडियोथेरेपी हाई एनर्जी चाहिए होती है, ताकि जिस जगह पर डाला जाए वो जल जाए और जल के एक टुकड़ा बाहर निकल जाए उस डैमेज सेल का। तो ये तोड़ने फोड़ने के लिए थेरेपी यूज करते हैं और फोटो खींचने के लिए रेडियोग्राफी यूज करते हैं। रेडियोग्राफी हम नॉर्मली बहुत बार करा चुके हैं बहुत सारे लोग, यानी कि उसकी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, पेनिट्रेशन पावर कम होगी। इसका उल्टा है जैसे लिखो। कुछ चोट हुई थी, एक्सरे कराते हो? नहीं। एक्सरे को कैसे कंट्रोल करते हैं? किसकी? रहा नहीं जाता। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी हमने 2-3 टॉपिक में ये चीज यूज की है, ये तो फॉर्मूला चल रहा है। मीनिंग, इंटेंसिटी का मीनिंग, अरे फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ चुके हो यार तुम लोग। इंटेंसिटी का मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, कम हो गई, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है यानी कि ज्यादा फोटॉन्स पर सेकेंड आ रहा है, और ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो करंट ज्यादा आएगा, और करंट ज्यादा आएगा तो सैचुरेशन करंट। इसलिए तो कैपिटल आई प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बात की थी हमने। अब यहां पर एक्सरे की इंटेंसिटी देखनी है यार। एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब ज्यादा फोटोन्स निकलेंगे, तो ज्यादा इंटेंसिटी वाला फोटो निकला। अब ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा फोटोन्स यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा कब होंगे? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होंगे? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस हो। और ज्यादा कब प्रोड्यूस होंगे? ज्यादा गर्म कर दो, टेम्परेचर कंट्रोलिंग है। तो हम बैटरी बड़ी लगा दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे में लिखो, कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग, कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर। अब याद रखने के लिए, क्योंकि वरना रट लोगे, अगर टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन बढ़ेगी तो इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन बढ़ेगी। ये चीजें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देती। एक्सरे जो पेनिट्रेट करता है, किसी की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, वो कैसे कंट्रोल करें? हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं एक्सरे। एक तो पता चला कि हम लोग गए हैं मशीन में, वही एक्सरे करेगा, उसने वो रेडियोथेरेपी वाली बना के दे दी हम, तो छेद करके निकल जाए यार पार। तो कंट्रोलिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं यार। कंट्रोलिंग, पेनिट्रेशन पावर कब ज्यादा हो, पेनिट्रेशन पावर कब ज्यादा होगी एक्सरे की? जब ज्यादा एनर्जी निकले। और ज्यादा एनर्जी कब निकलेगा? जब ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, तो ज्यादा एनर्जी के टकराएंगे तो उसका 1-2% अब ज्यादा आएगा। पहले कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन तो उसका 1-2% कम, लेकिन ज्यादा एनर्जी के आएंगे तो ज्यादा एनर्जी का 1-2% ज्यादा आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करा, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वोल्टेज। ज्यादा बड़ी बैटरी लगा दो, किलोवोल्ट में भी और बढ़ा दो, तो भैया उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगा। कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ओवरव्यू हो गया हमारा इस एक्सरे। अब इनके प्रोडक्शन, एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट है, अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या चलता है और न्यूमेरिकल पार्ट क्या आता है उस पर पहुंच रहे हैं। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए कि क्या 2 तरह के फॉर्मूले बनेंगे और 2 पे ही पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन समझना है भाई, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे अच्छे खासे। यार एक्सरे का स्पेक्ट्रम होता है,
अच्छा, स्पेक्ट्रम के बारे में कल कुछ बताया था। स्पेक्ट्रम मतलब वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज कर देना। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले मैंने स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस, जब एक क्वेश्चन कंटिन्यूअस, एक को नाम बोला था डिस्क्रीट, क्या क्या बोला, डिसकंटिन्यूअस। अरे कूद जाओ, कूद जाओ, तू यहां बैठ जा, फिर उछल जाऊंगा। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब जो कंटिन्यू ना हो। लाइन स्पेक्ट्रम किसका होता है? लाइन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है। मैंने बताया था लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसका होता है लाइन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन लाइन, लाइमन, दामन, पर्शियन, ये सब जो होते स्पेसिफिक वेवलेंथ ही निकलती। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब सारी वेवलेंथ निकलेगी, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो एक्सरे के दो स्पेक्ट्रम होते हैं। पहला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वाला एक्सरे, और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। यार कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पता है कि क्या होता है? किसी स्पेसिफिक चीज का कैरेक्टर हुआ, प्रॉपर्टी, हर एक के लिए नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है किसी स्पेसिफिक चीज की प्रॉपर्टी है, डिपेंड करेगा नेचर पे। थोड़ी देर में पता चलेगा तुम्हें जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ये वाला स्पेक्ट्रम यानी कि ये वाली एक्सरे अलग तरीके से बनती है, ये वाली एक्सरे अलग तरीके से बनती है, और दोनों लेकिन दिखने में एक साथ ही आ जाएगी, लेकिन सबका यूज अलग अलग होता है। तो पहला हम एक्सरे प्रोडक्शन देख रहे हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वाला। तो एक्सरे प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन फैक्ट है। कोलिजन विदाउट कांटेक्ट। तुम लोग एक्सपर्ट हो, कहां चले गए तुम? चलो इधर देखें, एक्सरे का प्रोडक्शन देख रहे हैं। कौन सा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब हर एक वेवलेंथ निकलने वाला, हर एक वेवलेंथ निकलने वाला है इसके अंदर। चलिए भाई देखते हैं। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं वैसे एक्चुअल में, वो हमने जानबूझ के इसलिए रफ नहीं किया क्योंकि उससे थोड़ा सा रिलेट करेंगे। एक्चुअल में तो ये चीज जो दिख हो रही है वो वहां हो रही है। अब हम उसमें थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो कुलिस ट्यूब के अंदर हो रहा है काम। हम क्या कर रहे हैं? बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को फेंक रहे हैं। वो कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं? थर्मोआयनिक एमिशन से। फिर उसमें एक टारगेट मेटल जो कि थोड़ा सा हेवी होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जिसका 1-2% ही जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मेल्ट ना हो जाए। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और एक और साथ में एक और चीज क्या थी, एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए, तभी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पहला तरीका है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाने का, वो है कोलिजन विदाउट कांटेक्ट। हमारे पास में ये जो टारगेट मेटल था, ये टारगेट मेटल T, उसके अंदर देख रहे हैं एटॉमिक लेवल पर। यार तुम एक तो इधर आ जाओ, हाँ तुमसे बोल रहा हूं, हाँ तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस तो मुझे बिल्कुल पसंद है। उधर बैठ जाओ, क्लास आगे नहीं बढ़ेगी तब तक। हमारे पास में एक टारगेट मेटल है, इस पर गिरने वाला है कौन? इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से आ रहा है। तो हमने इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा तो इसका एक एटम दिखा, मैं बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। एक एटम दिखा, बीच में क्या है? प्लस, और आसपास क्या घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ही घूम रहा है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है। ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे हाइड्रोजन थोड़ी ना जो एक ही होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड, पहले ऑर्बिट में 2 बना दिए, सेकंड में कितने बना दिए? नहीं आती मुझे काउंटिंग, 3, 6, 7, 8, ऐसे और भी बना दे। ठीक है, और भी बना देंगे, चलो रफली ऐसे बना दिया। ये इसका एक एटम है टारगेट मेटल का, और बाहर से हमारे पास में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्मली ऐसे नहीं आ रहा, वो काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है। थर्मोआयनिक इमिशन के बाद में एक बड़ी सी बैटरी लगाई है, वो लेके आ रहा है। अच्छा, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी, ये टकराएगा नहीं, पास से जा रहा है। कोलिजन विदाउट
कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट में है कोलिजन मानी जाएगी। क्यों, देखते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होगा ऐसे बीच बीच, ऐसे कहां से इलेक्ट्रॉन आए जो बीच बीच में से निकले। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन भी करेंगे, और जब कोलिजन होगा तो ये वाला स्पेक्ट्रम आएगा, और जब कोलिजन नहीं होगा तो ये वाला स्पेक्ट्रम आएगा। तो दो तरह के एक्सरे यहां आएंगे, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस वेवलेंथ मिलेगी जिसमें, और इसमें कुछ स्पेसिफिक ही मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक वो वाली। तो ये यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, अरे इलेक्ट्रॉन है, यहां पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन के कारण, अच्छा ये इधर जाना चाहता था लेकिन इधर फोर्स है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर से फोर्स लगा दे तो चलते चलते इधर घूम जाएगा। अरे कोई भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, क्या फोर्स की डायरेक्शन में चला जाता है? किसी भी बॉडी पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में चला जाएगा? तभी जाएगा जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। लेकिन अगर मूविंग है तो पहले वो घूमेगा। अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो सिर्फ घूमेगा, सर्कुलर मोशन। और अगर किसी एंगल पे लगाया है तो उसका एक कंपोनेंट स्पीड चेंज करेगा और एक कंपोनेंट घुमा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो वही चीज है यार, यहां पर फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी, ये इधर आ रहा था ये इधर से चेंज हो गया, यहां पर ये डायरेक्शन चेंज हो गई है। हो सकता है अट्रैक्शन के कारण स्पीड भी चेंज हो जाए। तो पहले काइनेटिक एनर्जी K1 थी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी K2 हो गई। जो भी अट्रैक्शन के कारण काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, अच्छा काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब स्पीड चेंज। स्पीड चेंज कब नहीं होती? जब फोर्स परपेंडिकुलर लगता मोशन के। लेकिन मुझे नहीं पता ना कि किसी एंगल पे भी लग सकता है, लो एंगल पे लग रहा है तो एक कंपोनेंट स्पीड चेंज करता, एक कंपोनेंट डायरेक्शन। हो सकता है जब ये यहां जाए तो इधर से लगता है अट्रैक्शन का फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स इधर से लगता है तो ये वाला कंपोनेंट स्पीड कम करता और ये वाला कंपोनेंट घुमाता। तो वो बस वो मैकेनिक्स की चीजें और कुछ नहीं। तो हमारे पास में ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में वो देखें, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और ये मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ टकरा रहे होंगे, कुछ बिना टकराए जा रहे होंगे, कुछ यहीं से यहां से पास से जा रहे होंगे, कुछ इतने पास से जा रहे होंगे, कुछ इतने पास से जा रहे होंगे, अलग अलग जगह से जा रहे होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कॉलिजन नहीं किया, एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं है। जब कॉलिजन करेंगे तो इसकी बात कर लेंगे, जब नहीं करेंगे तो इसकी बात करेंगे। तो बहुत सारे हैं, हमने एक ही बनाया है। तो सबके अंदर जब यहां से जाएगा तो अट्रैक्शन अलग लेवल का होगा, जब पास से आएगा तो अट्रैक्शन अलग लेवल का होगा। तो हर एक के अंदर अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी में चेंज आएगा वो भी अलग अलग होगा। अब ये एनर्जी में जो चेंज आया उसके बारे में देखते हैं। अब यहां पर जो K2 आया काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी पहले के कारण, क्योंकि वो रिटार्ड कर रहा है अट्रैक्शन के कारण, रुको वही कम। और जो एनर्जी में लॉस हो गया, जो एनर्जी में लॉस होगा वो किसी ना किसी फॉर्म में निकलेगा ना। जो एनर्जी में लॉस हुआ वो निकलेगा गामा फोटोन एनर्जी के फॉर्म में। जो भी यहां पर लॉस होगा वो गामा फोटोन के एक्सरे फोटोन के फॉर्म में निकलेगा। और साथ में हो सकता है हीट भी निकल जाए। जो काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई उसका 1-2% ही यहां गया, बाकी का 98-99 इसको गर्म करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं बनाऊं कि एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही है, यार जो काइनेटिक एनर्जी आया था K2 उसमें से जो लॉस हुआ कितना, K1 माइनस K2 ये लॉस हुआ। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, पहले मान लो 100 था, ये आ गया 80, चेंज कितना आया 20। उस 20 का 1 या 2% फोटोन के फॉर्म में निकलेगा, बाकी 98-99% मेटल को गर्म कर देगा। उसके लिए कूलिंग लगा रखी है। तो इन दोनों का जो लॉस होगा वो कहां जाएगा, एक तो एक्सरे फोटोन की एनर्जी, अच्छा एक्सरे का तो फोटोन है तो फोटोन तो h न्यू एनर्जी देख रहा हूं ना, और साथ में प्लस हीट। ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। जितना लॉस हुआ वो कहां जा रहा है, ये एक्सरे के लिए बना है, एक्सरे का फोटोन। और ये हीट जो मेल्टिंग, इसका लगभग 1-2% ये होगा और बाकी होगा। मैं चाहता हूं फॉर मैक्सिमम, हाइपोथेटिकल चल रहे हैं, फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे, मैं चाहता हूं कि जो भी एक्सरे बने वो मैक्सिमम एनर्जी वाला बने। और जब मैक्सिमम एनर्जी वाला बने तो इलेक्ट्रॉन जो वहां से आ रहा है उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जानी चाहिए, ताकि जितनी भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा का पूरा इधर जाए। मान लो पहले 100 था और ये 80 हो गया, तो लॉस कितना हुआ था 20 का। वो 20 पहले एक्सरे प्लस हीट में जा रहा था, लेकिन मैं तो चाहता हूं मैक्सिमम कितना एक्सरे बन सकता है। यार ये 100 है और ये बन जाए 0, तो मैक्सिमम कितना लॉस हो जाएगा 100। अब 100 का पार्ट जाएगा एक्सरे में। साथ में हम थोड़ी देर के लिए भी मान लें कि मैक्सिमम एक्सरे बनाना है, हीट लॉस भी खत्म।
पूरा जो हीट लॉस वाला पार्ट है वो भी खुद ही ले लें, फिर तो सबसे मैक्सिमम आएगा। तो यहां पर फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 मानना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, और साथ में हीट लॉस जो है वो भी 0 मान लें, हो ही नहीं सकता। दुनिया में हीट लॉस वाला पार्ट कभी नेग्लिजिबल कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी चीज में नहीं कर सकते। तो उस केस में जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो किसके इक्वल होगा, एच न्यू के, ये एच न्यू होगा। तो यहां से ये एच न्यू जो होगा, क्योंकि अब पूरी एनर्जी ही पूरा एच न्यू में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये मैक्सिमम आएगा। अरे यही तो आएगा क्या, एक इसको मैं एच न्यू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी को एच सी बाय लैम्डा मिनिमम। तो यहां से मिनिमम वेवलेंथ जो आई वो आएगा एच सी बाय काइनेटिक एनर्जी। अरे चार्ज की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कौन काइनेटिक एनर्जी दे रहा है बाहर से, वो पोटेंशियल किलो वोल्ट में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एच सी बाय क्यू इंटू ई, ई इंटू वी। ये कौन सा पोटेंशियल है, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। यार ये एच सी बाई ई कभी देखा है, 12,400। तो लैम्डा मिनिमम जो आ गया है वो आ गया 12,400 अपॉन में VAC। सोच के देखें क्या चीज बन रही है। ये वाला स्पेक्ट्रम जो बन रहा है ये कंटिन्यूस क्यों बन रहा है, पहली बात देखें कंटिन्यूस क्यों बन रहा है, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्यों बनेगा, जब वो आएगा उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही नहीं आ रहा, ऐसे एक और आएगा तो उसमें एक अलग लॉस आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में अलग लॉस, तो अलग एनर्जी मिलेगी, तो अलग एनर्जी से अलग फ्रीक्वेंसी, अलग फ्रीक्वेंसी से थोड़ा अलग वेवलेंथ, ऐसे अलग अलग बहुत सारे आएंगे, तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग आने वाली है। अच्छा, हमने ये वाला जब माना तो ये वेवलेंथ मिनिमम वाली आई। अगर ये नहीं मानते तो जो वेवलेंथ आती है वो कुछ मॉडरेट कहीं ना कहीं की आती, कुछ आती 10,000, कुछ आती 80, कोई 81, 82, 83, 84, क्योंकि एक्सरे का तो वेवलेंथ उसी ऑर्डर में, तो वो सारी मिलती। लेकिन हमने क्या माना है कि मैक्सिमम एनर्जी चाहिए तो वेवलेंथ मिनिमम, इससे कम वेवलेंथ एक्सरे प्रोडक्शन में नहीं मिल सकती, इससे कम नहीं मिल सकती। मिनिमम वेवलेंथ कितनी होती है एक्सरे की, 0.1। ये 0.1, अच्छा ये किस यूनिट में लिखेंगे इसको, वोल्ट में, और ये किस यूनिट में आएगा, ये 1.1 कब आएगा, जब नीचे कितना हो, 1,24,000, एक जीरो ज्यादा होना चाहिए नीचे, तो 1,24,000 पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तब जाकर 0.1 होगा। पहली बात तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, तब जाकर इतना कम आए, इससे कम वेवलेंथ नहीं आ सकता। अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ जो है वो ये है, इससे तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यार फिर तो ये लॉस भी काउंट होंगे, ये भी काउंट होगा, तो ये वाली वैल्यू थोड़ी कम होगी और ये न्यू कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। तो हमें एक चीज पता चल गई है, जब भी हम कांटेक्ट विदाउट कोलिजन विदाउट कांटेक्ट की बात करेंगे तो उस केस के अंदर इससे कम वेवलेंथ नहीं आने वाली। किस बात पर डिपेंड कर रही है, मिनिमम वाली एक्सेलरेटेड पोटेंशियल पर। अगर मैंने ये बढ़ाया तो ये वैल्यू कम होगी। अच्छा, यहां पर एक चीज और लिख देते हैं, यहां पर एक लाइन छोड़ देना ना, फिर लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ देना, इसको बनाओ फटाफट से। वो लाइन लिख ले, अरे लिख लिया क्या? वहां पर जो इस डायग्राम के बाद में एक लाइन लिखो, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विदाउट कांटेक्ट विद टारगेट एटम, कोलाइड विदाउट कांटेक्ट विद टारगेट एटम and produce photon of different energy, X-ray photon of different energy
एंड डिफरेंट वेवलेंथ, एनर्जी अलग है तो वेवलेंथ भी अलग होगी। एंड डिफरेंट वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख दो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस एक्सरे फोटोन ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट वेवलेंथ, ब्रैकेट में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये जो लिखने के बाद में मिनिमम वेवलेंथ, फॉर्मूले के बाद में मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। चलो एक मिनट इधर देखें, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है, देखो यहाँ पर ये वेवलेंथ है और यहाँ पर उस वेवलेंथ की कितनी, अच्छा ये से ग्राफ पहले कभी भी पढ़े होंगे थोड़े बहुत कि यहाँ कुछ होता है, यहाँ इंटेंसिटी होती है। क्या इस वेवलेंथ वाले इतने फोटोन निकले, ये क्या है एक्चुअल में इंटेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन, जितने ज्यादा एक्सरे एक फोटोन होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो यार यहाँ देखो इस वेवलेंथ के इतने फोटोन निकले, इस वेवलेंथ के इतने निकले, इस वेवलेंथ के इतने निकले, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ मिल रही है। देखो यहां से यहां तक सारी वेवलेंथ मिल रही है, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, हर एक वेवलेंथ मिल रही है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बिना टकराए अलग अलग जगह जा रहे होंगे और उनके कारण काइनेटिक एनर्जी में चेंज सबके लिए अलग अलग हो रहा होगा। तो जितना काइनेटिक में चेंज अलग होगा तो एच न्यू भी अलग आएगा, एच न्यू अलग आएगा तो लैम्डा अलग आएगा। तो हर एक वेवलेंथ मिल रहा है, लेकिन जो मिनिमम वेवलेंथ है वो भी एक होता है, उससे कम नहीं मिल सकता। ये जो मिनिमम वेवलेंथ है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के इनवर्सली, इससे कम मिल ही नहीं सकता एक्सरे, इससे कम मिलेगा ही नहीं। तो ये मिनिमम पोटेंशियल ऐसे। तो अगर मुझे बोला जा रहा है कि एक्सरे में मैंने 124 वोल्ट की बैटरी लगाई, किलो वोल्ट 124 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो जैसे बैटरी दे दी ना तो मैं लैम्डा मिनिमम निकाल के रख दूंगा 12,400 अपॉन 124, 100 एंगस्ट्रॉम का मिनिमम है, इससे ऊपर ही बनेगा। लेकिन वो ऊपर वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो एनर्जी कम। अब ये एक्सरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक्सरे के हमने एक्सरे की जो वेवलेंथ की 0.1 से 100 वो क्यों किया है, क्योंकि शायद उसी से एक्सरे जैसा काम करेगा। पता चला यार जिसकी वेवलेंथ 200 एंगस्ट्रॉम है उसकी एनर्जी तो आधी रह जाएगी 100 के कंपैरिजन में, तो फिर तो हमारा एक्सरे ही नहीं कर पाए, तो एक्सरे नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक्सरे की कैटेगरी में डाला जाता है लेकिन उसका यूज नहीं होगा। बस एक क्वेश्चन लास्ट इस पर कि देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा इस वाले पर, फिर और दूसरे क्वेश्चन आएंगे बाद में। हमारे पास में इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, एक ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, और एक ग्राफ दिया हुआ है ये वाला। ये वाला V1 पोटेंशियल पर, ये V2 पोटेंशियल पर, ये V3 पोटेंशियल पर। कौन सा स्पेक्ट्रम दिख रहा है? कंटिन्यूस, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ये ऐसे चलेंगे, मिनिमम वरना तो ये तो और इधर खिसक रहा है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिख रहा है मुझे। ये वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज सबके लिए अलग अलग हो गई, क्योंकि सबके लिए अप्लाइड वोल्टेज अलग है। वो जो हमने कूलिंग ट्यूब लिया था उसमें वोल्टेज ऊपर बनाया था किलो वोल्ट में, अगर अलग अलग लूंगा तो मिनिमम वोल्टेज अलग अलग आएगा। अप्लाइड वोल्टेज जो होगा उसके बारे में बता दें। अलग अलग वोल्टेज के लिए मुझे देखो यहां पर मिल रहा है, इस वाले में फर्स्ट वाले में मिनिमम वाला लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है। लैम्डा 3 जो मिनिमम वाला है वो थर्ड सबसे छोटा है, और हमें पता है मिनिमम वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। तो थर्ड वाले का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंड का, फिर फर्स्ट का। सबसे हाई एक्सटर्नल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल थर्ड वाले में होगा, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा होगा। ये हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाला पार्ट हुआ खत्म। इसके क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक के साथ में करवाएंगे, वरना अभी तो कर ही लोगे।